इसराइल और ईरान की वॉर पर जब कभी भी डिस्कशन चल रहा होता है तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से एक बात अक्सर कही जाती है। वो बात ये होती है कि इजरायली प्रधानमंत्री मतलब कि बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से पिछले 30-35 साल से लगातार अमेरिका में कोशिश की जा रही थी कि अमेरिका इस जंग को शुरू करे। मतलब जो भी नया लीडर आता था, जो भी नया प्रेसिडेंट बनता था, नेतन्याहू अपनी फाइल लेकर वहां पहुंच जाता था, उनको समझाता था कि ईरान के ऊपर हमला कितना ज़रूरी है। अगर हमने फ़ौरन ईरान के ऊपर हमला नहीं किया, उसको तबाह बर्बाद नहीं किया, तो ईरान 2 हफ्ते में न्यूक्लियर पावर बन जाएगा, 1 महीने में न्यूक्लियर पावर बन जाएगा, वहाँ अटैक कर देगा, फलाना कर देगा और ढिमकाना कर देगा। मतलब लंबे वक्त से इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से अमेरिका में इस जंग के लिए लॉबिंग की गई थी, मगर किसी भी लीडर ने, किसी भी प्रेसिडेंट ने नेतन्याहू की बात नहीं मानी। जिसको भी बताया जाता था वो सोचता था कि इसमें तो अमेरिका का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, और बावजूद इसके कि इजरायली लॉबी का हद से ज़्यादा प्रेशर हुआ करता था, मगर फिर भी वो लीडर इस कदम को नहीं उठाया करता था। मतलब ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। धीरे धीरे वक्त गुजरा और 30-35 साल गुजर जाने के बाद आखिरकार अमेरिका के वाइट हाउस में एंट्री हुई डोनाल्ड ट्रंप की, जो सबसे काबिल, सबसे सच्चे और जबान के मामले में सबसे साफ सुथरे लीडर हैं अभी तक के अमेरिका के। अब डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ इस बात को माना, बल्कि एक नहीं, दो दो बार जंग छेड़ी। पहले जून 2025 में और अब एक बार फिर से फरवरी के बिल्कुल आखिर में 2026 में। और जंग छेड़ने के बाद बिल्कुल वही हुआ कि जिसका डर पुराने अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को सताता था। मतलब जिस डर की वजह से उन्होंने इस जंग को कभी शुरू नहीं किया था। और अब ये जंग बिल्कुल ऐसी कंडीशन में पहुंच गई है कि अमेरिका के लिए ना तो ये निगलते बन रही है और ना ही उगलते बन रही है। वैसे आप में से शायद बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक रशियन स्पाई होने का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर उसके सबसे बड़े दुश्मन रूस का एक जासूस होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। और ये कोई आम लोग नहीं लगाते हैं, बल्कि ये इल्ज़ाम तो ऐसे अहम और बड़े बड़े लोगों की तरफ से लगाया जाता है कि जिनमें से किसी का ताल्लुक तो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के साथ रहा है, तो किसी का अमेरिका की खुफिया एजेंसी के साथ रहा है। आप अगर खुद भी गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड बाकायदा एक पूरी थ्योरी मौजूद है, एक पूरी स्टोरी मौजूद है। इस थ्योरी के मुताबिक साल 1987 तक ये जो आज डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये कोई नेता वगैरह नहीं हुआ करते थे। मशहूर थे मगर सिर्फ एक बिजनेसमैन हुआ करते थे, और इनकी फैमिली में भी कोई नेता वगैरह नहीं था, पॉलिटिक्स से कोई नाता नहीं था। इनके फादर भी इन्हीं की तरह एक मशहूर व्यापारी थे। मगर फिर 1987 में डोनाल्ड ट्रंप का एक सीक्रेट मॉस्को का विजिट होता है। जी हाँ, ये खुफिया तौर पर यूएसएसआर के जो आज रशिया है उसकी राजधानी मॉस्को जाते हैं। इनके इस सीक्रेट विजिट के बारे में बाकायदा बहुत सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जिसमें ये बताया गया है कि इनका ये फर्स्ट और सीक्रेट मॉस्को विजिट था। और वहाँ पर जब ये कुछ वक्त गुजार कर आते हैं तो अचानक से इनकी बोलचाल, इनका बिहेवियर, इनके सोच विचार, बात करने का तरीका सब कुछ बदल जाता है। अब अचानक से ये हर जगह मीडिया में जा जाकर जो अमेरिका के ही दोस्त देश हैं, मतलब कि यूके, फ्रांस, इन सब के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। उनको बार बार टारगेट करते हैं कि इन पर हम बेवजह खर्चा करते हैं, इनका साथ हम बेवजह में देते हैं, बदले में ये तो हमको कुछ देते ही नहीं हैं। और तो और ये साथ ही साथ ईरान से भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगते हैं। हर जगह ईरान को भी टारगेट करने लगते हैं कि ईरान अमेरिका के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। ईरान पर अगर हमने हमला नहीं किया, उसका कोई इलाज नहीं किया, तो वो बहुत जल्द ही अमेरिका को नुकसान पहुँचाएगा। हमको उनके तेल पर जाकर कब्जा कर लेना चाहिए, हमको ये कर देना चाहिए और वो कर देना चाहिए। मतलब डोनाल्ड ट्रंप रशिया के सिर्फ एक ही दौरे से पूरी तरीके से बदल चुके थे। अब इन्हीं बहुत सारी रिपोर्ट्स में एक्सपर्ट्स की तरफ से ये दावा किया जाता है, या आप इसको एक थ्योरी भी कह सकते हैं, कि जो रशिया है, मतलब जो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत, उसने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया, मतलब पैसा लगाना शुरू किया, और डोनाल्ड ट्रंप को तैयार किया ताकि बहुत जल्द ही अमेरिका की गद्दी पर एक अपने बंदे को बैठाया जा सके। और तभी से ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना एक राजनीतिक करियर शुरू किया, मतलब एक गोल सेट किया कि उनको प्रेसिडेंट बनना है। और आखिरकार 2016 और 17 का दौर आते आते डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन भी गए। अब वैसे तो इन सारे दावों को सिर्फ एक थ्योरी माना जाता और यूं ही जाने दिया जाता, मगर प्रॉब्लम की बात यह है कि वाकई डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, और ख़ास तौर से ये जो दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं, किसी भी अक्लमंद इंसान को अगर आप बैठाएंगे और उसको डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ दिखाएंगे, तो वो डायरेक्ट यही कहेगा कि अरे ये तो रशिया के फेवर में काम कर रहे हैं। मतलब इनकी सारी पॉलिसीज़ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रशिया को ही फ़ायदा पहुंचा रही होती हैं, जबकि अमेरिका का लॉन्ग टर्म में नुकसान हो रहा होता है।
मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि दोबारा से जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने चुन चुन कर वेस्टर्न कंट्रीज के लीडर्स को, मतलब जो नेटो देश हैं उनके लीडर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। कभी यूके के प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती की, कभी फ्रांस के जो मैक्रोन हैं उनकी बेइज्जती की। यूक्रेन का तो आप सभी को ही अच्छी तरह से याद होगा कि किस तरह से ज़ेलेंस्की को अमेरिका में बुलाकर मीडिया के सामने गद्दी पर बैठाकर उनको बेइज्जत किया था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो रशिया के मामले में हमेशा सॉफ्ट रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ नेटो देशों को ही अमेरिका से दूर या फिर नाराज नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो इंडिया जैसी बीच की पावर्स थी, जो ना इधर हुआ करती थी पूरी तरीके से ना उधर, उनको भी नाराज किया, उनको अमेरिका से दूर किया। और वहीं हम देखते हैं कि रशिया के साथ साथ चाइना को भी अपनी पॉलिसी से भरपूर फायदा पहुंचाया। ये सब कुछ यूं ही चल रहा था कि फिर 28 फरवरी 2026 को ट्रंप ने फाइनली ईरान के खिलाफ जंग भी शुरू कर दी। अब जब ये जंग शुरू हुई और जंग का नतीजा बिल्कुल उसी तरफ जाने लगा कि जिसका डर पुराने अमेरिकन लीडर्स को सताया करता था और जिस वजह से उन्होंने ये जंग कभी शुरू नहीं की थी, तो हमेशा की तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इन्हीं नेटो कंट्रीज़ को, अपने इन्हीं वेस्टर्न देशों को पुकारा कि आइए हमारी मदद के लिए आइए, हमने जो रायता फैलाया है उसको समेटने में हमारी मदद कीजिए। मगर इस बार इन सारी पावर्स ने हैरान करते हुए बारी बारी से डोनाल्ड ट्रंप को मना कर दिया। अब इस चीज़ से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को हद से ज़्यादा झटका लगा, बल्कि ये गुस्से से लाल हो गए, क्योंकि वेस्टर्न पावर्स की तरफ से अमेरिका को इस तरह से खुल्लम खुल्ला इनकार इतिहास में पहली बार हो रहा था। अब ये सारी जो वेस्टर्न पावर्स हैं, ये खुलकर अमेरिका के साथ क्यों नहीं आ रही हैं, उनको खुल्लम खुल्ला मना क्यों कर रही हैं, इसके पीछे दो रीज़न्स हैं। पहली वजह तो ये हो सकती है कि वो अपनी बेइज्जती का बदला ले रहे हैं कि जो पिछले 1.5-2 साल से उनकी हो रही थी। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि दरअसल उनको डर है कि अगर वो ईरान के खिलाफ जंग में उतर जाएंगे, जिस जंग को लेकर वैसे भी क्लियरली नज़र आता है कि वो अमेरिका या वेस्ट की जंग नहीं है बल्कि इसराइल की जंग है, तो ईरान बदले में जैसे मिडल ईस्ट के अंदर वो अमेरिकन चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, उनको निशाना बना रहा है, बिल्कुल वैसे ही वो वेस्टर्न जो देश हैं, मतलब यूके, फ्रांस, इटली और जर्मनी, इन सब के एसेट्स को भी मिडल ईस्ट के अंदर निशाना बनाना शुरू कर देगा। अब वजह जो भी रही हो, मगर खुल्लम खुल्ला इनकार तो हुआ, और इस इनकार से फिर डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंसान का जो गुरूर है, जो उनका ईगो है, उसको बहुत ठेस भी पहुंची। तो इसीलिए अब हम देख रहे हैं कि वो लगातार हर दिन जब भी ईरान वॉर पर बात करते हैं, अब वो चाहे मीडिया से बात कर रहे हों या सोशल मीडिया पर कुछ लिख रहे हों, तो बीच बीच में ये जो नेटो देशों के लीडर्स हैं, ये जो वेस्टर्न लीडर्स हैं जिनका इस जंग से कोई लेना देना भी नहीं है, उनको भी कुछ ना कुछ गाली ज़रूर देते हैं। बार बार न सिर्फ उनको बुरा भला कह रहे हैं, बल्कि वो खुद भी और उनके लेफ्ट राइट में रहने वाले मार्को रूबियो जैसे जो कुछ लोग हैं, वो भी इस बात की धमकी दे चुके हैं, मतलब सिग्नल दे चुके हैं कि अमेरिका नेटो से निकल सकता है। क्योंकि अगर हमारी जंग में ये वेस्टर्न पावर्स हमारा साथ नहीं दे रही हैं, हमारे साथ मिलकर ईरान पर हमला नहीं कर रही हैं, तो फिर ऐसे नेटो का क्या फ़ायदा? नेटो हमने किस लिए बनाया था? हम तो पहले से ही कहते आ रहे थे कि इस नेटो में सिर्फ हम ही सब कुछ करते हैं, इनके बदले की जंग लड़ते हैं, और ये कुछ भी नहीं करते हैं, ये पेपर टाइगर हैं, अमेरिका को निकल जाना चाहिए। तो देखिए, जो कुछ भी मैं कहा करता था वो सच साबित हुआ है। ये हमारे साथ मिलकर ईरान पर हमला नहीं कर रहे हैं, तो हम इस बात के लिए दोबारा से सोचेंगे, वॉर ख़त्म होते ही इस बात पर फैसला करेंगे कि अमेरिका को नेटो में रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। तो अब किस्सा मुख्तसर ये है कि ईरान वर्सेस अमेरिका एंड इसराइल की लंबी चलने वाली ये जंग अब चाहे किधर को भी जाए, इसके नतायज चाहे जो भी निकलें, मगर एक चीज़ जो क्लियर हो चुकी है कि इस जंग से निकलेगी या निकल चुकी है, वो है नेटो का टूटना या फिर नेटो का कमज़ोर पड़ना। मतलब इस तरह से कमज़ोर और बेअसर हो जाना कि उसका वजूद तो होगा मगर वो बेअसर होगा। अब जाहिर सी बात है, वो नेटो ग्रुप के जिसके बलबूते पर अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स ने मिलकर न सिर्फ पिछली कई दहाइयों से रशिया को कंट्रोल में कर रखा था, बल्कि पूरी दुनिया पर राज किया था, उसके टूटने से या उसके कमज़ोर पड़ने से दुनिया में बाकी बहुत सारी ताकतों को तो फ़ायदा होगा, मगर जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो कोई और नहीं, एक बार फिर से रशिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही एक और नई रिपोर्ट के साथ। बाकी आज का ये वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया।